हेलो दोस्तों, फिनिक्स हिस्ट्री सर्कल में आप लोग का स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी वाले सीरीज में केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में चैप्टर चला था कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है। इससे पहले जो है, इस वीडियो से पहले दो वीडियो, ठीक है, आ चुका है। पहला वीडियो में कार्बन से रिलेटेड उसका इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया गया है, और वीडियो टू में जो है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के बारे में बात किया गया है, मतलब अप्रूप, कार्बन का अप्रूप के बारे में बात किया गया है। ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बन के यौगिक के बारे में। ठीक है। तो देखिए, अभी तक जो है हम लोग पढ़ चुके हैं, ये तो कुछ टॉपिक है पढ़ने का। इसमें देखिए कार्बन का इंट्रोडक्शन, उसी में कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बात किए थे कार्बन का, और वर्सटाइल नेचर के बारे में बात किए थे। ठीक है। उसके बाद एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे इस कार्बन कंपाउंड को, मतलब कार्बन के यौगिक के बारे में बात किया जाएगा। ठीक है। चलिए, यहाँ पर है, देखिए ये इंग्लिश में नोट्स है, इसके बाद इधर जो है ये हिंदी में है। तो चलिए, इंपॉर्टेंट है, कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट है। इसको कार्बन का जो ये कंपाउंड है, इसमें बहुत ही बेसिक बात है। अगर ये समझ गए तो फिर आगे का जो कार्बन से रिलेटेड जो एक अलग केमिस्ट्री से ब्रांच निकलता है, जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, वो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, चलिए, तो कार्बन का जो यौगिक है उसको कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है। बेसिकली क्या है कि कार्बन का जो यौगिक है उसको जो है कार्बनिक यौगिक, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। कार्बन से बने हुए जो यौगिक हैं वो क्या कहलाते हैं? कार्बन के कार्बनिक यौगिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो अध्ययन है, जो स्टडी है, उसी को कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये हो गया बिल्कुल डेफिनेशन वाला बात, कॉन्सेप्ट वाला बात। अब देखिए, जितना भी यौगिक है, कंपाउंड है, वो अब जो ऑर्गेनिक हो गया, तो जो बच गया वो क्या हो गया? इनऑर्गेनिक, मतलब अकार्बनिक। और कल वाला जो पहला वाला वीडियो है, उसमें आपको बताए थे कि 90% जो कंपाउंड है वो क्या बना है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और 10% जो है, जो बचा होगा, सो क्या होगा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। क्लियर है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन शामिल नहीं है। क्लियर है? चलिए, अब पहले कार्बनिक यौगिक को उन यौगिकों के रूप में परिभाषित किया गया था जो जीवित जीवों से उत्पन्न हुए हैं। तो शुरू में ऐसा माना गया कि कार्बन जो है सिर्फ जीवित जीवों में ही पाया जाता है, लेकिन अब प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिकों को संश्लेषित करना संभव हो पाया है, संभव किया गया है। इसलिए अब इन्हें कार्बन के यौगिकों के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है। तो कार्बन में देखे जाने वाले दो विशिष्ट विशेषताएं जो हम लोग पढ़े हैं, एक टेट्रावैलेंसी और कैटेनेशन। कैटेनेशन आप बताए थे, श्रृंखला का निर्माण करता है कौन? कार्बन। जैसे कार्बन कार्बन ऐसे लंबा लंबा चलाता है, उसके अलावा लंबा लंबा जाता है, फिर ब्रांच भी बनाता है, फिर ये डबल बॉन्ड से भी जुड़ जाता है, ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़ जाता है। तो ये सब इसका जो है, ये कैटेनेशन के कैटेगरी में ये सब इसका डेफिनेशन है, ये सब आता है। और टेट्रावैलेंसी मतलब इसका वैलेंसी 4 है, और ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, और बहुत मजबूत कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो ये दो इसका गुण विशिष्टता के कारण जो है, यह बड़ी संख्या में यौगिकों को निर्माण करता है। कई में एक ही गैर कार्बन परमाणु या विभिन्न कार्बन श्रृंखलाओं से जुड़े परमाणुओं का समूह होता है। कार्बनिक यौगिक पौधों और जानवरों, कोयला, पेट्रोलियम से प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है। देखिए, पौधा, पेड़ पौधा में ही ये है, जानवर में भी है, कोयला है, पेट्रोलियम है, सबसे प्राकृतिक स्रोत है ये। और आपने पढ़ा होगा कि पौधे और जानवर जटिल कार्बनिक यौगिकों जैसे कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, तेल, प्रोटीन, औषधि, इन सब के स्रोत हैं। ठीक है। जैसे कोयला हमें बेंजीन, फिनॉल, नेप्थलीन आदि देता है, जबकि पेट्रोलियम हमें क्या है? पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल, चिकनाई वाले तेल, मैंने वैक्स, मोम, देखिए, और अन्य यौगिक क्या करता है? देता ही है, उसका ये स्रोत है। तो पेट्रोलियम एक इंपॉर्टेंट बात हो गया, और दूसरा जो है वो क्या हो गया? वो हो गया कोयला। ठीक है। चलिए, यहाँ पर लेते हैं कोयला। लेकिन फ्रेडरिक वूलर एक साइंटिस्ट है,
1828 में अमोनियम साइनेट से यूरिया तैयार करने में क्या हो गए, सफल हुए। और ये पहली बार जो है प्रयोगशाला में कोई भी कार्बनिक यौगिक तैयार किया गया, ये पहला जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है यूरिया। ठीक है, कौन बनाया, फ्रेडरिक वूलर। ठीक है, इसको याद रखने का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। इसके अलावा सिंथेटिक कार्बनिक यौगिकों की विशाल विविधता मौजूद है ना, उनकी संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। कार्बनिक यौगिकों की तुलना में, इनऑर्गेनिक कंपाउंड की तुलना में कार्बनिक यौगिकों की संख्या बहुत बड़ी है। लेकिन कार्बाइड, कार्बन के ऑक्साइड, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, लवण आदि को छोड़कर जो है कार्बनिक यौगिक की कार्बनिक रसायन विज्ञान के तहत अध्ययन जारी, अभी मैंने इसका अध्ययन होता है, बहुत अच्छे। और जो कार्बनिक यौगिक नहीं है, देखिए यहाँ पर लिख दिया गया है, अकार्बनिक यौगिक वो कहलाते हैं, मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो कहलाएंगे। तो अधिकांश अकार्बनिक यौगिक कहाँ पाए जाते हैं, वो खनिजों के रूप में पाए जाते हैं, जैसे चूना पत्थर है, संगमरमर है, डोलोमाइट है, ये सब कार्बोनेट में, कार्बोनेट के रूप में कार्बन होता है। अकार्बनिक यौगिक धातु के कार्बाइड, जैसे कैल्शियम कार्बाइड, HCN, CH2, कार्बन के ऑक्साइड जैसे CO2 और CO है, ये सब। अब यहाँ पर देखिए, कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों के गुण एक दूसरे से भिन्न होते हैं, बिल्कुल होंगे। कार्बनिक का अलग गुण होगा, अकार्बनिक का अलग गुण होगा। कार्बनिक यौगिक आमतौर पर कम पिघलने वाले ठोस और कैसे होते हैं, तरल पदार्थ होते हैं। वे बेंजीन, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म आदि कार्बनिक विलायकों में घुल जाते हैं, लेकिन पानी में अघुलनशील होते हैं। कौन, ऑर्गेनिक वाला कार्बनिक यौगिक पानी में क्या है, अघुलनशील है। अब इसका ठीक उल्टा कर दीजिए, अकार्बनिक यौगिक कैसे होते हैं, ये ठोस होते हैं, सबसे पहले बात, तरल में नहीं होते हैं। इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, और ये आमतौर पर पानी में क्या होते हैं, घुल जाते हैं। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिक जो है वो पानी में नहीं घुलते हैं, और अकार्बनिक यौगिक जो है पानी में घुल जाते हैं। कार्बनिक यौगिक ठोस और तरल दोनों में पाए जाते हैं, जबकि अकार्बनिक यौगिक जो है वो ठोस ही होते हैं। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग जो है ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन के बारे में देखेंगे, कार्बन का जो ऑक्साइड है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद कुछ नेचुरल जो है इसका जो यौगिक है उसको देखेंगे, और फिर उस यौगिक से हम लोग आगे ट्रांसफर होकर फिर हाइड्रोकार्बन की तरफ चलेंगे। देखिए, तो कार्बन के दो महत्वपूर्ण ऑक्साइड हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों के बारे में बेसिक बात यहाँ पर जान लीजिए, क्योंकि वर्तमान में ये दोनों गैस बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत न्यूज में रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि ये दोनों जो है वर्तमान में वायु का प्रमुख प्रदूषक है। मैंने वायु प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण ये दोनों गैस है। और देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वह गाड़ियों से, माने ऑटोमोबाइल से, पेट्रोलियम या पेट्रोल डीजल इन सब के जलने से निकलता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जीवाश्म ईंधन के जलने से निकलता है, जिसमें लकड़ी है, कोयला है, ये सब है, पेट्रोलियम भी है उसमें शामिल। ठीक है, इसके जलने से ये निकलता है। तो ये दोनों जो है वायु प्रदूषण को क्या होता है, दिन ब दिन बढ़ाता है। और वायु प्रदूषण की वजह से ही फिर जो है क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन बढ़ रहा है। और यही जो है क्लाइमेट चेंज का जो है कारण है, जलवायु परिवर्तन का कारण है। और इस क्लाइमेट चेंज के परिवर्तन से ही विभिन्न प्रकार का जो है जलवायु घटनाएं जो असमय होती है वो दिखाई देने को हमारे सामने आता है। जैसे असमय बारिश होना, ठीक है, तापमान का अचानक बढ़ जाना, ठंडे का जो शीत का मौसम, ठंडे का जो मौसम है उसका ड्यूरेशन, उसका अवधि का कम होना, गर्मी का अवधि बढ़ते जाना, बरसात अनटाइमली हो जाना, या वैश्विक स्तर पर देखे तो जैसे अमेरिका में भी आग लगा हुआ, उसका असमय आग लगना, ये सब जो है घटनाएं वैश्विक स्तर पर हो रही है, भारत में भी ये सब हो रहा है। इसीलिए इसको जानना जरूरी है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड कब बनता है, जब कार्बन या हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन की सीमित आपूर्ति में इसको क्या किया, जलाया जाता है। मैंने ऑक्सीजन कम मात्रा में सप्लाई किया जाता है, तो कार्बन होगा या हाइड्रोकार्बन होगा। जैसे कार्बन में, कार्बन सिर्फ C से डिनोट करते हैं, या कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लीजिए, कोई भी, जैसे CH4 ही ले लीजिए। अगर इसको हम लोग
है ना, सीमित ऑक्सीजन में इसको जो है कंबसन, इसको जलाएंगे तो क्या मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। अब इसका प्रॉपर्टी देखिए, ये रंगहीन होता है और गंधहीन होता है, मतलब ये इसमें कोई कलर नहीं है, इसमें कोई महक भी नहीं है। इसका गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट -199 डिग्री सेल्सियस है, और क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट 192 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। यह एक प्रमुख वायु प्रदूषक है, बता दिए। ऑटोमोबाइल इंजनों से बड़ी मात्रा में निकलता है, ये भी बता दिए। इसके स्तर से जहर से सिर दर्द और उनिंदपन, माने नींद का नहीं आना और सिर दर्द होता है। इसकी बड़ी मात्रा में मौत का कारण भी बनता है, क्योंकि यह विषैला होता है। यह रक्त के लाल रंग के हेमोग्लोबिन के साथ जुड़कर जो है ऑक्सीजन वहन क्षमता को क्या कर देता है, कम कर देता है। अगर इसको कोई ज्यादा सांस ले लेगा कार्बन मोनोऑक्साइड को, तो उसका हेमोग्लोबिन का काम है क्या, पूरे बॉडी में ब्लड के साथ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। तो ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने ही नहीं देगा हेमोग्लोबिन को, ये उसके साथ जो है कंबाइन करके हेमोग्लोबिन ऑक्साइड बना देता है। ठीक है। और फिर जो है यह क्या होगा, ऑक्सीजन को नहीं ट्रांसपोर्ट करने देगा। अब कार्बन मोनोऑक्साइड के इसके अलावा फिर और भी कोई यूज है, कई जगह यूज होता है, उसको देख लीजिए। से इसका यूज जो है धातुकर्म प्रक्रिया, मतलब मेटलर्जी, धातुओं के निष्कर्षण में इसका यूज होता है। धातु ऑक्साइड को कम करने के लिए एक कम करने वाले एजेंट, माने रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। उदाहरण के लिए ब्लास्ट फर्नेस में इसका उपयोग आयरन ऑक्साइड को लोहे में कम नहीं करना, रिड्यूस करने के लिए, ऑक्सीकरण करने के लिए किया जाता है। ठीक है। चलिए, ये रिएक्शन है उसके लिए। निष्कर्षण वाले जो मेटलर्जी वाला चैप्टर है धातु और धातु का, उसमें ये बात पढ़ाए हैं। जो वो नहीं देखे धातु और धातु वाले चैप्टर, निष्कर्षण का मेटलर्जी का, वो जाके देख सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया जाएगा। चलिए, उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ मिलकर ये मिथेनॉल बनाता है। उत्प्रेरक, कोई भी उत्प्रेरक कैटलिस्ट की उपस्थिति में, या हाइड्रोजन के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ पर कोई भी एक कैटलिस्ट रहेगा, जनरली यहाँ पर निकेल या इस तरह का कोई भी कैडमियम, इस तरह का कोई जो है क्या उत्प्रेरक लिया जाता है, तो ये मिलकर क्या बना देगा, मिथेनॉल बना देगा। है ना, CH3OH बना देगा यहाँ। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट, यह कार्बोनिल यौगिक बनाता है, जिससे निकेल कार्बोनिल का उपयोग निकेल के शोधन में किया जाता है। ठीक है। इसका उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है, और इसका उपयोग कई कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में भी किया जाता है। तो ये कुछ यूज है इसका। लेकिन यूज से ज्यादा इससे जो है क्या है, हानि है, इससे नुकसान है। ठीक है। तो इसका जो है हमको संतुलित उपयोग करना है, ये हमको यहाँ पर तय करना है कि कैसे हो। चलिए, तो अभी देखिए, CO का जो गाड़ियों से CO का जो निष्कर्षण है, मैंने जो निकलता है वहां से, उसको कम करने के लिए BS6 का जो गाड़ी आ रहा है जितना भी, उसमें इसका जो है फिल्टर करने के लिए जो है क्या, उसमें एक टेक्नोलॉजी जो है लाया गया है, जिससे कम मात्रा में जो है CO जो है क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है निकले। ठीक है। इसलिए BS6 गाड़ी जो है अभी सबके लिए अनिवार्य किया जा रहा है। चलिए, नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड कब बनाता है, जब कार्बन युक्त पदार्थों को ऑक्सीजन से अधिक मात्रा में क्या किया, जलाया जाता है। तो कोई भी कार्बन को ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। या हाइड्रोकार्बन है, उसको ऑक्सीजन की मात्रा में जलाएंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर निकलेगा। या कार्बोनेट को भी अगर गर्म करेंगे तो इससे CO2 बनेगा। देखिए यहाँ पर ये अल्कोहल का उत्पादन करने के लिए चीनी के किण्वन में एक उत्पाद के रूप में भी बनता है। मतलब जब ग्लूकोज का किण्वन कराएंगे चीनी का, तो इथेनॉल बनेगा, और उसके साथ उसका उप उत्पाद बाई प्रोडक्ट के रूप में CO2 भी बनता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड भी सेम कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह ये भी रंगहीन और गंधहीन होता है। वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में है, परसेंटेज आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा हुआ है कई बार, 0.03%। ठीक है। चौथा नंबर का गैस है ये। देखिए, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, ये 78% है, ये 21% लगभग है। ठीक है। उसके बाद ऑर्गन है। ठीक है। और उसके बाद जो है ऑक्सीजन, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड है, 0.03%। अभी ऑर्गन का परसेंटेज आपको याद नहीं आ रहा। ठीक, चलिए। अब यहाँ पर देख लीजिए, लिखा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव में इसका प्रमुख योगदान है, जिसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे, आगे क्लास में भी आएगा ये। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। ठीक है। तो अब ग्रीन हाउस गैस या ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा आप लोग को जानना है, थोड़ा सा इसको सर्च कीजिए।
और जानिए। और ग्रीन हाउस गैस ये कितना है, ये भी अगर जिनको पता है वो कमेंट में जरूर बताइएगा। ग्रीन हाउस गैस कितना है, एनसीईआरटी कितना को, 5, 6 या 7 को जो है क्या करता है, ये ग्रीन हाउस गैस को आइडेंटिफाई करता है एनसीईआरटी। तो वो गैस को कमेंट करके बताना है कि कितना है और कौन कौन है कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा। चलिए अब इसका अन्य उपयोग देख लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जिसे सूखी बर्फ ड्राई आइस कहते हैं, ड्राई आइस कहा जाता है, का उपयोग रेफ्रिजरेंट के रूप में किया जाता है, क्योंकि इसे वायुमंडलीय दबाव में ठंडा किया जाता है और यह तरल के बजाय ठोस में संग्रहित होकर -78 डिग्री में यह क्या होता है, ठोस बन जाता है। तो देखिए, जो सॉलिड CO2 है उसको क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। पहला क्वेश्चन ये कई बार आया हुआ है। और ये इसको रेफ्रिजरेंट के रूप में इस्तेमाल होता है, मतलब जमाने के रूप किसी भी चीज को फ्रीज करने जमाने के लिए इस्तेमाल होता है। -78 डिग्री इसका टेम्परेचर है जहां पर यह जो क्या होता है, जम जाता है। अब इसका उपयोग कार्बोनेटेड पेय के उत्पादन में होता है, जैसे कि जितना भी कोल्ड ड्रिंक हम लोग पीते हैं उसका जो है उसमें इसका इस्तेमाल होता है। ये दूसरा उपयोग है कार्बन डाइऑक्साइड का। तीसरा, इसका उपयोग वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा का उत्पादन में भी होता है। मतलब वॉशिंग सोडा मतलब जो पाउडर है ये कपड़ा धोने का, वो डिटर्जेंट पाउडर। और बेकिंग सोडा जो खाने का सोडा है, इसका भी उत्पादन में CO2 का जो है क्या होता है, इस्तेमाल होता है। ये दोनों। उसके अलावा इन दोनों का फार्मूला आप जरूर याद रखिएगा। वॉशिंग सोडा का फार्मूला Na2CO3 × 10⁻², मतलब ये सोडियम कार्बोनेट है। और बेकिंग सोडा का फार्मूला था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, या NaHCO3 होता है। ये फार्मूला भी कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए। ठीक है। चलिए अब इसके अलावा थोड़ा सा यहाँ पर जो है कुछ जो है कार्बन के अन्य जो है कंपाउंड है उसके बारे में भी थोड़ा सा ये देख लीजिए कि ये क्या है, इसके अन्य यौगिक है ना। एलोट्रोप था, ये यौगिक पढ़ लिए कुछ, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और एलोट्रोप जो पढ़े हैं हम लोग, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। इनके अलावा कार्बन जो है ग्रेफाइट के 3 क्रिस्टलीन या अनाकार रूप में पाया जाता है, जैसे चारकोल है, कोक है और कार्बन ब्लैक है। इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए, ये बहुत ज्यादा है नहीं। देखिए, लकड़ी को वायु की अनुपस्थिति में अत्यधिक गर्म किया जाता है तो चारकोल बनता है। मतलब कम वायु, कम ऑक्सीजन की सप्लाई में अगर लकड़ी जलता है तो उससे चारकोल बनेगा, ये देख लीजिए। मतलब आधा लकड़ी अगर जलता है उससे जो जो भी रेसिड्यू ब्लैक कलर का बचता है, वही समझ लीजिए क्या है, वो चारकोल है। इसका सतह क्षेत्र बड़ा है, जैसे आप लोग को पता है, जैसे लकड़ी जलाते होंगे तो थोड़ा सा जो है ना हल्का टाइप का काला काला बचता है, जिसको बाद में हम लोग जो है अंगीठी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या है आपका, चारकोल है। सक्रिय चारकोल एक चूर्णित रूप है जिसका सतह को भाप से गर्म या किसी भी अधिशोषित पदार्थ से मुक्त किया जा सकता है। इसका उपयोग पानी और अन्य पदार्थों से रंगीन अशुद्धियों और खराब गंध को सोखने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। ठीक है। ये चारकोल का बात, चारकोल कैसे बनता है समझ गए। आप कोक देखिए, कोक, कोक क्या था, कार्बन का अशुद्ध रूप है ये कोक। इसका निर्माण तब होता है जब कोयले को हवा की अनुपस्थिति में अत्यधिक गर्म किया जाता है। देखिए, चारकोल में लकड़ी जला, लकड़ी को बर्न किया गया, और कोक बनाने के लिए कोल को, कोयला को जो है क्या किया जाएगा, बर्न किया जाएगा, जलाया जाएगा हवा की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन कम अनुपस्थिति। इसका उपयोग धातु कर्म में अपचायक है ना के रूप में किया जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इसका किया जाता है, ये चलेगा। उसके बाद है कार्बन ब्लैक। तो कार्बन ब्लैक क्या है, तो ऑक्सीजन की सीमित आपूर्ति में हाइड्रोकार्बन को गर्म करने से कोई भी हाइड्रोकार्बन है ना, उसको कार्बन ब्लैक बनता है। अब हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा, तो इससे बना हुआ जो भी यौगिक बनेगा वो हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। हाइड्रोकार्बन में मीथेन और ऑक्सीजन को जैसे जलाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए कार्बन, ये जो बना कार्बन ब्लैक यही कहलाता है। तो इसका इस्तेमाल जो है कहाँ होता है, पिगमेंट के रूप में होता है, ठीक है, कलर के रूप में। और इससे रबर टायर बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। ये कार्बन ब्लैक का यहाँ पर छोटा सा पिक्चर दिया हुआ है, ये आपको समझने के लिए थोड़ा थोड़ा पिक्चर जो है यहाँ पर लगा दिया गया है। यहाँ ये इस तरह से होता है। ठीक है। चलिए, तो ये आज हम लोग जो है कार्बन के यौगिक के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझे कि क्या था। अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग जो है हाइड्रोकार्बन के बारे में चर्चा करेंगे।
तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको जो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए वीडियो देखने के लिए।